किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। सेठ पहले तो बहुत मालदार था, बहुत पैसे वाला था। उसके पास लाखों का व्यापार होता था, किसी भी बात की कोई कमी न थी। लेकिन कहते हैं कि समय बदलते देर न लगती है। समय कब किस समय किस करवट बैठ जाए यह कोई नहीं जानता है। राजा से रंक बनते देर नहीं लगती है, ठीक उसी तरीके से रंक को राजा बनते भी देर नहीं लगती है। कहते हैं कि माया छाया और काया यह कभी भी स्थिर नहीं रहती है। ऐसे ही एक दिन सेठ पर भी बुरा वक्त आ पहुंचा। सेठ के व्यापार में काफी घाटा पड़ गया। करोड़ों की संपत्ति का मालिक सेठ दूसरों का अब कर्जदार बन गया था। वह सेठ एकदम कंगाल बन गया था। और यह तो आप जानते ही है कि बनी के सब साथी होते हैं, बिगड़ी का कोई नहीं होता। सारे रिश्ते नाते धन के ही होते हैं, और यदि धन छिड़ गए हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। अचानक से जब सेठ के ऊपर कंगाली आ गई तो सेठ एकदम घबरा गया और बड़ा दुखी रहने लगा। अड़ोस पड़ोस के गांव और रिश्तेदारी में सबको पता चल गया कि सेठ बड़ा ही गरीब हो गया है। इतना गरीब हो गया है कि उसके घर में स्वयं के खाने के लिए भी कुछ भी नहीं बचा। सेठ बड़ा आदमी रह चुका था, अब उसे छोटा मोटा काम करके अपना पेट पालने में भी लज्जा आती थी। उसे बड़ा ही अफसोस होता था और शर्मिंदगी महसूस होती थी। वह मन में सोचता था कि कोई उसे छोटा काम करते हुए टोक ना दे। सेठ की हालत भी बहुत बद से बदतर हो गई थी। उसने जिससे भी कर्ज लिया था वह उसे बहुत तंग किया करते थे। आए दिन कोई ना कोई उसके द्वार पर खड़ा हो जाता था और सेठ को खड़ी खोटी सुनाकर चला जाता था। एक दिन सेठ ने अपनी पत्नी से कहा कि भाग्यवान, आजकल अपना पैसा मांगने वालों ने हमें बहुत तंग कर रखा है। हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, हम कहाँ से उनके पैसे लौटा दें। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम करें भी तो क्या करें, उनका पैसा कहाँ से चुकाएं। ऊपर से हमारे खुद के खर्च के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं हैं। चलो कुछ दिन के लिए तुम्हारे मायके चलते हैं, अगर वे लोग कुछ मदद कर देंगे तो हम फिर से अपना कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू करेंगे और सारा कारोबार फिर से नए तरीके से खड़ा करेंगे। आखिर मुश्किल वक्त में रिश्तेदार ही तो काम आते हैं। सेठ की ससुराल वहां से लगभग 4 कोस की दूरी पर था। सेठ की पत्नी ने भी कहा, चलिए चलते हैं, मेरे पिता और भाई से मदद मिल गई तो हम कोई ना कोई काम धंधा शुरू कर लेंगे। अब तो वह सेठ अपनी स्त्री को साथ लेकर चल पड़ा। सेठ बड़ा ही स्वाभिमानी था। जैसे ही वह अपने ससुराल के निकट पहुंचा तो गांव से बाहर ही एक कुएं के किनारे पर बैठकर उसने अपनी पत्नी से सलाह की और कहा कि भाग्यवान, हम ससुराल तो जा रहे हैं, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं वहां जाऊं। अभी तक तो लोग हमसे पैसे मांगने आते थे, मैं लोगों की ही मदद किया करता था। अब मुझे किसी के द्वार पर हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। सेठ बड़ा ही विस्मय में था। सोच रहा था कि अगर उन्होंने मेरी मदद ना की और यदि मना कर दिया तो मैं और भी ज़्यादा ग्लानि से मर जाऊंगा। उसने यही सोचकर अपनी पत्नी से कहा, देखो भाग्यवान, मैं पहले सबको धन दिया करता था, लेकिन आज मैं विवश हूँ। मुझे दूसरों के आगे हाथ फैलाने में लज्जा आती है। कहीं तुम्हारे ससुराल वालों ने मना कर दिया तो बड़ा ही शर्म लगेगा, मैं ज़्यादा ग्लानि से मर जाऊंगा। कहते हैं कि
घर से खाकर जो आता है उसी को खाने को लोग पूछते हैं। जिसका पेट पहले से ही भरा होता है लोग उसी को आमंत्रित करते हैं। मुंह के लाचार लोगों को कोई नहीं खिलाता है। इसीलिए तुम एक काम करो, मैं तब तक यहीं पर बैठा हूँ, पहले तुम अपने पिता और भाइयों के घर जाओ। अगर वे तुम्हें देखकर खूब खुश हो जाएं, तुम्हारा खूब आदर सत्कार करें, तब तुम मुझे आकर यहाँ से बुला ले जाना। तब तक मैं इसी जगह पर बैठा रहूँगा। अगर वे तुम्हारा कुछ भी सत्कार ना करें, तब तुम खड़े खड़े वहाँ से लौट आना और फिर हम यहीं से अपने घर वापस लौट चलेंगे। किस्मत में जो लिखी होगी फिर उसे ही भोगना पड़ेगा। सेठ ने अपनी पत्नी से ऐसा विचार करके उसे उसके मायके भेज दिया और स्वयं उसी कुएं पर बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगा। सेठ की पत्नी अपने पति को गांव से बाहर रोककर अपने मायके में पहुंच गई और जाकर द्वार पर खड़ी हो गई। उसके भाइयों ने और भाभियों ने देखा कि हमारी बहन और हमारी नंदे घर आई हैं, तो उसे देखकर वे सोचने लगे। भाभी ने कहा, अरे यह तो अब भिखारिन हो चुकी हैं। इनका पति अब तो बहुत कंगाल हो गया है। लगता है कि कर्ज मांगने आए हैं और इन्हें कर्ज मांगने वाले दिन रात परेशान करते हैं। इसीलिए जरूर यह कुछ न कुछ हमसे मांगने ही आई होंगी। पत्नी ने कहा, देखो जी, बोलना मत। अगर हम इनसे बातचीत करेंगे और इनका आदर सत्कार करेंगे तो ये हमारे यहाँ कई दिनों तक रुक जाएंगी और हमसे धन की मांग करेंगी। इससे बेहतर यही होगा कि आप बिल्कुल शांत और चुप यहीं पर खड़े रहिए। सेठ की पत्नी अपने मायके में आंगन में काफी देर तक खड़ी रही। किसी ने उसका आदर सत्कार करना तो दूर, उसे बैठने तक को नहीं पूछा। कुछ देर बाद वह वहां से वापस चली आई जहां उसका पति इंतजार कर रहा था। उसने अपने पति को आकर सारा हाल बताया कि मेरे भैया और भाभियों ने मुझे देखकर मेरा सत्कार करना तो दूर, मुझसे बैठने तक को नहीं कहा। सेठ ने कहा, भाग्यवान, अब हमारा जाना उनके घर उचित नहीं है। भलाई इसी में है कि हम दोनों को अब यहीं से अपने घर वापस लौट चलना चाहिए। अब जो किस्मत में लिखा होगा उसी के सहारे हम अपना समय काट लेंगे। ऐसा विचार करके सेठ और सेठ की पत्नी वहां से वापस अपने गांव की ओर लौटने लगे। चलते चलते जब वे अपने गांव के समीप पहुंच गए तो उस समय पैदल का ही रास्ता था। सेठ की स्त्री उस समय चलने की स्थिति में न थी क्योंकि वह गर्भवती थी। हुआ क्या, चलते चलते सेठ की पत्नी रास्ते में गिर पड़ी क्योंकि अब उसके प्रसव काल का समय नदी का पहुंचा था। उसने तुरंत अपने पति से कहा कि मुझको उठाकर रास्ते से किनारे के खेत में ले चलो। सेठ अपनी पत्नी को उठाया और वहीं पास में एक बाजरे के खेत था, उसी में ले गया। बाजरे के खेत में जाकर सेठ की पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया। थोड़ी देर के बाद में जब सेठ की पत्नी को होश आया तो उसने अपने पति से कहा कि बच्चे को उठा लो और जो भी गंदगी है उसे एक कपड़े में बांधकर खेत में जाकर गाड़ दो। सेठ ने वही किया। उस गंदगी को एक कपड़े में बांधकर उसी खेत में गाड़ने के लिए गड्ढा खोदने लगा। अभी थोड़ा सा ही गड्ढा खोदा था कि इतने में उसने क्या देखा, उसमें से एक सोने चांदी की असरफियों से भरी हुई एक हांडी निकल आई। उस हांडी को लेकर खुशी खुशी सेठ अपनी स्त्री के पास पहुंचा और अपनी पत्नी को बताने लगा, भाग्यवान, परमात्मा ने हमारा सारा दुख दूर कर दिया है। इस बालक के जन्म के साथ ही भगवान ने हमें खूब सारी धन दौलत भी दे दी है।
किसी ने सच ही कहा है कि जब भगवान किसी को जन्म देता है तो उसके रहने खाने का भी इंतजाम पहले से ही कर देता है। उस हांडी को देखकर सेठ की स्त्री भी बड़ी ही खुश हुई, क्योंकि वह हांडी सोने की असरफियों से भरी हुई थी। सेठ की स्त्री ने कहा कि स्वामी, अब आप मुझे जल्दी से घर ले चलो। सेठ खुशी खुशी से अपनी स्त्री को साथ लेकर अपने घर पहुंचा। उनके आने जाने के हाल को किसी अड़ोसी पड़ोसी ने नहीं जाना, क्योंकि उस समय रात्रि भी हो चुकी थी। आज उस कंगाल सेठ की किस्मत फिर से फलित हो चुकी थी। 10-5 दिनों में ही सेठ ने अपना सारा कर्जा उतार दिया और बचे हुए धन से अपना व्यापार फिर से शुरू कर दिया। अब तो सेठ की जिंदगी बड़े ही चैन से बीतने लगी। एकदम से कंगाल सेठ फिर से इतना बड़ा धनवान बन गया। यह बात उसके अड़ोस पड़ोस के गले नहीं उतर रही थी। पड़ोसी सोच रहे थे कि कल तक तो इनके घर में खाने तक को कुछ भी न था। कर्ज मांगने वाले इनके द्वार पर खड़े रहते थे। अचानक से ये सेठ इसे इतना कौन सा गड़ा हुआ धन मिल गया जो सेठ फिर से इतना अमीर बन गया। सेठ का खुशहाल जीवन अब उसके पड़ोसियों को रास नहीं आ रहा था। एक पड़ोसी की स्त्री सेठ के घर जाकर सेठ की स्त्री से बातें करने लगी और पूछने लगी कि बहन, समझ में नहीं आ रहा है कि तुम अचानक से फिर से इतनी खुशहाल कैसे हो गई। देखो ना, तुम्हारा सारा कर्जा भी उतर गया है और फिर से लाखों का व्यापार चलने लगा है। पड़ोसन मीठी मीठी बातें करके उस रहस्य को जानना चाहती थी कि आखिर सेठ फिर से इतना धनवान कैसे बन गया। सेठ की पत्नी बड़ी ही भोली भाली और सीधी साधी थी। उसने पड़ोसन को जैसे तैसे धन मिला था वह सारी बात बता दी। पड़ोसन यह सुनकर अपने घर पहुंची और अपने पति को सारी बात बता दी कि सेठ को धन मिलने की बात को सुनकर पड़ोसी के पेट में पानी हो गया। पड़ोसी बड़ा जमींदार था। जिस खेत में सेठ को धन मिला था वो खेत इसी पड़ोसी का था। उस जमींदार पड़ोसी की नीयत खराब हो गई। कहने लगा, वो तो खेत हमारा था जिसमें से उसे धन मिला है, उस धन पर तो हमारा अधिकार होना चाहिए। मैं उस सेठ से अपना धन वापस लूंगा। इतना कहकर पड़ोसी ने जाकर राजा के दरबार में सेठ की शिकायत कर दी और कहने लगा, महाराज, सेठ को हमारे खेत में गड़ा हुआ धन मिला है। वह धन हमारे दादा ने खेत में गाड़ दिया था। जब धन हमारे दादा का था तो फिर उस धन पर हमारा ही अधिकार होना चाहिए। सेठ से वह सारा धन हमें वापस मिलना चाहिए। अब तो राजा ने उस सेठ को अपने दरबार में बुलाया और उससे पूछा कि सेठ, सच सच बताना कि तुम इस व्यक्ति के खेत से गड़ा हुआ धन पाए हो, निकाल कर लाए हो। यह आदमी कह रहा है कि धन मेरे दादा का है। सेठ ने कहा, जी हुजूर, मुझे इसके खेत में गड़ा हुआ धन मिला था। जब सेठ ने अपनी पूरी कहानी राजा के सामने बयान कर दी कि महाराज, इसके खेत में मेरी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। इसी दौरान मुझे बहुत सा गड़ा हुआ धन मिल गया था। सेठ की पूरी कहानी सुनकर राजा समझ गया कि धन का नाम सुनकर सेठ के पड़ोसी की नीयत अब खराब हो चुकी है। काफी सोच विचार के बाद राजा इस नतीजे पर पहुंचा कि धन तो सेठ को मिला है तो उस धन पर अधिकार सेठ ही का होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके दादा को इसको धन देना होता तो वे पहले ही देकर जाते। उस जमीन में गाड़कर क्यों जाते और
इसका धन होता इसकी भाग्य में तो इसको अब तक मिल ही चुका होता। जब इसके खेत में गड़ा था तो अब तक इसने क्यों नहीं निकाला? इसने कई बार खेती करी होगी, हल चलाया होगा, तब इसका धन इसको क्यों नहीं मिला? इसके भाग्य में धन था ही नहीं। धन तो सेठ के नसीब में था, इसीलिए सेठ को मिला। राजा ने अपना हुक्म सुनाया कि हे जमींदार, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वह धन तुम्हारे दादा का है, परंतु अब तुम्हारे दादा इस सेठ के घर में बच्चा बनकर पैदा हुए हैं। जब तक वो नहीं जन्मे थे तब तक सेठ को धन भी नहीं मिला था। उनके जन्म से ही सेठ को धन मिल गया है। अब जितना धन सेठ ने खर्च कर दिया, अपना कर्ज चुका दिया, सो कर दिया। बाकी का जो धन बचा उस धन को जमा करवा दो। जब यह बच्चा बड़ा हो जाएगा तब यह सारा धन उसी बच्चे को सौंप दिया जाएगा, यानी कि तुम्हारे दादा का धन तुम्हारे दादा को सौंप दिया जाएगा। तुमने जो यह कहा था कि वह धन मेरे दादा का है, सो तुम्हारे दादा इस सेठ के घर पुत्र बनकर पैदा हुए हैं और पैदा होते ही उन्होंने अपना धन जमीन से निकाल लिया। इसमें तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब दादा पर भी तुम्हारा कुछ अधिकार तो बनता ही है, क्योंकि तुम्हारे दादा अभी बालक के रूप में हैं। जब तक यह सयाने नहीं हो जाते तब तक तुम्हें भी अपने दादा के पालन पोषण के लिए 100 रुपये हर महीने सेठ को देने होंगे, क्योंकि तुम्हारे दादा पर तुम्हारा पूरा हक है और तुम्हारे दादा का भी तुम पर पूरा हक है। राजा का फैसला सुनकर पड़ोसी जमींदार भी सन्न हो गया। वह सोचने लगा, यह क्या हुआ? मेरा धन मुझे मिलने के बजाय मुझसे 100 रुपये महीने उल्टा इस सेठ को देने पड़ेंगे। लगता है मैंने धन देखकर नीयत खराब की, यह उसी का नतीजा है। वह जमींदार वहाँ से अपना सा मुँह लेकर लौट गया और हर महीने 100 रुपये उस सेठ को देने पड़े। मजबूर होकर पड़ोसी हर राजा के कहे के अनुसार सेठ को 100 रुपये हर महीने देता रहा। अब उसे अपने षड्यंत्र पर ही लज्जा आती थी। 100 रुपये उस सेठ को देने पड़े। मजबूर होकर पड़ोसी हर राजा के कहे के अनुसार सेठ को 100 रुपये हर महीने देता रहा। अब उसे अपने षड्यंत्र पर ही लज्जा आती थी। फैसला सुनकर पड़ोसी जमींदार भी सन्न हो गया। वह सोचने लगा, यह क्या हुआ? मेरा धन मुझे मिलने के बजाय मुझसे 100 रुपये महीने उल्टा इस सेठ को देने पड़ेंगे। लगता है मैंने धन देखकर नीयत खराब की, यह उसी का नतीजा है। वह जमींदार वहाँ से अपना सा मुँह लेकर लौट गया और हर महीने 100 रुपये उस सेठ को देने पड़े। मजबूर होकर पड़ोसी हर राजा के कहे के अनुसार सेठ को 100 रुपये हर महीने देता रहा। अब उसे अपने षड्यंत्र पर ही लज्जा आती थी।